So, friends, we completed the Elizabethan period, also known as the Renaissance period, in English poetry. और हम लोगों ने देखा कैसे poets like Thomas Wyatt, Herbert, Henry Howard, Thomas Campion, Richard Total, Edmund Spenser, Philip Sidney, and to crown it all, William Shakespeare. He colored the poetry of the age. तो दोस्तों, आज हम लोग जो है पोएट्री थर्ड क्लास में पदार्पण करते हैं ऑन द so called neoclassical age. The neoclassical age can be divided broadly into four segments. The Jacobean age, (1603) to 1625. This age is named after the reign of James I. जेम्स वन एलिजाबेथ द वन का उत्तराधिकारी था, महारानी एलिजाबेथ का, और उसकी बहन मैरी स्टुअर्ट का लड़का था. Then we have the second sub period in this neoclassical age, and that is the Caroline age. The Caroline age, 1625 to 1649 AD. It was the reign of Charles the One. Reign of Charles the One. The third sub-age is the Puritan age, it was roughly the age of 1649 to 1661 AD. And the reign of Oliver Cromwell. And then the fourth division of age in the neoclassical period was the Restoration period. An age 1661 to 1714. दोस्तों, there is an explicit logic in dividing the neoclassical period into these four subsections. As I told you, Jacobean age synchronized with the reign of James the One. He was the inheritor of the mantle of Queen Elizabeth, and as I told you, he was the foster son of Queen Elizabeth and the real son of her sister, Mary Stuart.
1625 से 1649 तक द कैरोलाइन एज कहा जाता है चार्ल्स वन के रेन के अनुसार। 1649 में चार्ल्स द वन he was beheaded by the Commonwealth forces at the Battle of Naseby. He was defeated and beheaded by Oliver Cromwell. और 1649 में ही with the beheading of Charles I, the Caroline age ended. चार्ल्स वन विदित रहे ब्रिटिश इतिहास में अंतिम शहंशाह था जिसको कि जान से मारा गया। The English are not in the habit of regicide. They don't kill their kings. He was the last king in 1649 to be beheaded at the Battle of Naseby, है ना। इसके बाद लगभग 11-12 साल तक वो प्यूरिटन रेवोल्यूशन का पीरियड था, जबकि कॉमनवेल्थ एस्टैब्लिश किया ओलिवर क्रॉमवेल ने। उस समय इट वॉज द हाई नून ऑफ प्यूरिटनिज्म, जिसके सबसे बड़े प्रवर्तक जो है जॉन मिल्टन हैं, और पैराडाइज लॉस्ट में प्रोटेस्टेंट प्यूरिटनिज्म बार बार जो है झंकृत होती है। Then lastly, being fed up with the anarchy and the misrule of the Puritan period, the English people invited their ruler, old ruler, चार्ल्स द सेकेंड, जो कि चार्ल्स द वन जिसकी हत्या कर दी गई थी उसका लड़का था, and put him on the throne of England. This is known as the restoration of the Stuart dynasty. इस restoration period में from 1661 to 1688 दो स्टुअर्ट राजा हुए, चार्ल्स द सेकेंड एंड जेम्स द सेकेंड। और 1688 में फिर अंग्रेजों को लगा कि नहीं, स्टुअर्ट डायनेस्टी एक कैथोलिक डायनेस्टी है और इंग्लैंड एक बहुतायत में एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों का देश है। तो उन्होंने फिर जेम्स द सेकेंड की लड़की क्वीन एनी का विवाह प्रिंस विलियम ऑफ ऑरेंज नेदरलैंड से कर दिया और इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है 1688 में। एनी जब मरी 1714 में तो फिर समस्या ये हुई कि अब कौन इंग्लैंड के गद्दी पर बैठे। तब जाके उन्होंने एक और प्रोटेस्टेंट को इनवाइट किया फ्रॉम हनोवर इन जर्मनी, जॉर्ज द वन। और मतलब एक्चुअली ही वाज द ड्यूक ऑफ हनोवर, और वो जॉर्ज द वन के रूप में 1714 में इंग्लैंड के गद्दी पर काबिज हुआ। इसके साथ ही हनोवेरियन पीरियड शुरू होता है और न्यू क्लासिकल पीरियड का अंत हो जाता है। कुछ स्रोतों में हनोवेरियन पीरियड को भी या जॉर्जियन पीरियड को भी न्यू क्लासिकल पीरियड में शामिल किया गया, लेकिन नॉर्मली नहीं। ये 4 सब क्लासिफिकेशन है न्यू क्लासिकल पीरियड के। अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग द पोइट्री ऑफ दिस न्यू क्लासिकल एज, और मैं चारों का संयुक्त रूप से बात कर रहा हूं, तो ये समझना जरूरी है कि व्हाट वाज द socio-cultural and religious background of the period. So friends, as it is, this period is characterized by the struggle between royalty and parliament. तो पहली चीज जो है इसकी, अगर इसके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो द फर्स्ट थिंग, स्ट्रगल बिटवीन
the monarchy and parliament. देखिए बेसिकली हुआ क्या कि भाई मैंने पहले आपको बताया कि अ मेजॉरिटी ऑफ इंग्लैंड वर एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट्स. Way back in the 1530s, Henry VIII broke away from the Catholic Church and established his own Protestant Anglicanism. और तब से ही ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच दुराव था. ये यूरोप की तत्कालिक राजनीति पे भी इसकी छाप देखी जा सकती है. Incidentally, Queen Elizabeth I, who was an avowed Anglican Protestant and the daughter of a proud father Henry VIII, she was an Anglican Protestant. लेकिन एलिजाबेथ I ने विवाह नहीं किया था और जब वो मरी तो उसका कोई वारिस नहीं था. तो मैंने पहले आपको बताया उसने अपनी बहन मैरी स्टुअर्ट के पुत्र को गोद लिया था, जेम्स I को. लेकिन जेम्स I कैथोलिक था. अब क्योंकि एलिजाबेथ का उत्तराधिकारी था और अंग्रेजी जनमानस में क्वीन एलिजाबेथ शी हैड अ सॉर्ट ऑफ डिवाइन स्टेटस. शी वाज लिटरली रेवेयर्ड बाय द ब्रिटिश मास्टर्स. इसीलिए लोगों ने प्रश्न नहीं उठाया. लेकिन जेम्स I ने अपने मर्यादाओं को तितर बितर कर दिया. वो खुल के वो कैथोलिक धर्म का सपोर्टर था उस सामाजिक माहौल में जहां की बहुतेरे उसकी प्रजा एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती थी. तो द किंग वाज अ कैथोलिक. ही वाज अ कैथोलिक. एंड पार्लियामेंट वाज एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट. अब ये अल्पसंख्यक में थे, ये बहुसंख्यक में थे. और जब भी कोई अल्पसंख्यक समुदाय सत्ता पर काबिज रहने की कोशिश करता है तो इनके सामने बस एक ही आधार था कि राजा मेरा कैथोलिक हो. तो दे फॉलोड द पॉलिसी रादर द मैक्सिम ऑफ आर्डियो रेक्स और रेजी लेक्स. Dio Rex, the king is from God. Regi Lex, the law is from the king. तो राजा ईश्वर से है और कानून राजा द्वारा है. अर्थात राजा का कानून ईश्वर का कानून है एंड इट हैज टू बी फॉलोड. राइट. सो दिस वाज देयर थियोलॉजिकल पोजीशन. दिस वाज देयर जुडिको रिलीजियस पोजीशन. इसके विपरीत पार्लियामेंट क्या कह रही थी भाई? वॉक्स पॉपुली वॉक्स डेई. द वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड. राजा का कानून ईश्वर का कानून है, ये राजशाही कह रही थी. और पार्लियामेंट क्या कह रही थी, जिसका नेतृत्व ओलिवर क्रॉमवेल कर रहे थे? वो कह रही थी कि
जनता की आवाज ईश्वर की आवाज है। आवाज खल्क नकारे खुदा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ ये राज सत्ता की महिमा करते थे कि द किंग इज फ्रॉम गॉड, दूसरी तरफ वो कहते थे कि अरे गरीब दरिद्र नारायण है। द वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। इसकी परिणति मैंने अभी बताया कि बैटल ऑफ नसेबी के रूप में हुआ, जिसमें कि ओलिवर क्रॉमवेल ने चार्ल्स द फर्स्ट को पराजित करके उसका गर्दन उड़ा दिया, मतलब एक्सिक्यूट कर दिया, फांसी पे चढ़ा दिया। ठीक है। अब उस समय का लिटरेचर एंड स्पेशली पोएट्री, इट कलर्ड द political and cultural thinking of this period. Paradise Lost अगर आप देखें, and which is the epitome, the embodiment of the literature of that period, it is representative literature of the period. तो उसमें that defiance, Protestant defiance, सेटन के मुंह से मिल्टन एक्सप्रेस करता है, what though the field be lost, all is not lost. All is not lost that inconquerable will and study of revenge, immortal hate, and courage never to submit or eat. हिम्मत कभी मत हार. And in my choice, to reign is worth ambition, though in hell. It is better to reign in hell than serve in heaven. आजादी के बेबाक शोलों के खातिर गुलामी के जन्नत को बर्बाद कर दो, तो नरक का शासन करना स्वर्ग के गुलामी से बेहतर होता है। ये प्रोटेस्टेंट डिफायंस है। ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट इज अ सॉर्ट ऑफ a contradictory portrayal of the will of God as well as the Protestant will of revolt, revenge, non-conformism, and never to submit or yield. दोनों ही स्वरूप दिखते हैं। The God symbolizes the king, उसकी राजसत्ता है। Lucifer symbolizes the Protestant defiance against royalty. ठीक है। तो लिटरेचर पर ये चीज साफ दिखता है उस समय के पीरियड। नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिकली टू द, तब समझ गए ना कि बैकग्राउंड क्या था, रिलीजियस कल्चरल बैकग्राउंड क्या था इस काल के कविता पे। कमिंग टू the poetry of that period, the neoclassical poetry can be divided into two broad groups. First, the metaphysical poets, and second, the cavalier poets. The metaphysical poets they were basically पहली चीज इनके बारे में दिमाग में रखिएगा, दे हैड स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल लीनिंग। ये ऐसा नहीं था कि इनकी कविता बस दिशाहीन थी या सतही थी, ये बड़े गहनता से उस काल के दार्शनिक, आध्यात्मिक
और सांस्कृतिक माहौल को परिलक्षित करते थे। इसके विपरीत कैवेलियर पोएट्स ये अधिकतर राजकवि थे। ये बहुत इनका कोई सैद्धांतिक ये आधार नहीं था, ना ही ये बहुत दार्शनिक या आध्यात्मिक थे। ये पॉम्पस थे, सेलिब्रेटरी थे, ऑर्नामेंटल थे, एलिगेंट थे, है ना। तो आइए इन दोनों स्कूलों का विवरण किया जाए। सबसे पहले द मेटाफिजिकल पोएट्स। हाँ, यहां काबिले गौर बात यह है कि जॉन मिल्टन को दोनों ही स्कूल में रखा जाता है। इतनी व्यापक उनकी कविता थी। एंड माइंड यू, जॉन मिल्टन इज ऑनर्ड just next to Shakespeare in the pantheon of English poetry. He was an uncontested genius. कोई विवाद नहीं था कि he was a genius. The Paradise Lost runs into 12 books encompassing 10,350 lines. इतना व्यापक महाग्रंथ। His control over the language, over its syntax, over its idioms was fearless. तो जब मेटाफिजिकल पॉइंट्स की बात करते हैं तो इनका पहला लक्षण स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्मिकता। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में मिल्टन कहता है, डॉस गॉड डिमांड डे लेबर लाइक द नाइट। They also serve who stand and wait. प्रभु की इच्छा के सामने नतमस्तक रहना ही बेहतर है। जो वो करता है वो आपके भलाई के लिए करता है, और यह कुफ्र है कि कभी भी ईश्वर के सत्ता के खिलाफ कुछ भी बोल। उसका पैराडाइज लॉस्ट देखिए कितने मार्मिक लाइंस के साथ ओपन करता है। ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट्स ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose mortal taste brought death into this world and all our woes, with loss of Eden, till one greater man redeem us and restore to us that blissful state. Christ the Redeemer, Christ the Redemption, Christ the Savior, है ना। कितनी गहरी आस्था है ईश्वर में। What in me is dark illumine, जो भी मेरे अंदर अंधकार है प्रकाशित करो। What is low reason support, जो तामस है, बुराई है, उसको हमारे आध्यात्मिक उत्थान की का प्रावधान करो, ताकि मैं तुम्हारा यशगान कर सकूं। So that at the height of this great argument may I assert his eternal providence. ईश्वर के राजसत्ता को जनता में काबिज करूं, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मेन। और आपके वंदना को, आपके जो है तौर तरीके, आपके धार्मिक अवधारणाओं को जनता में संस्थापित करूं, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू।
तो देखिए, दे वर हाईली स्पिरिचुअल पीपल। द मेटाफिजिकल पोएट्स का पहला एट्रीब्यूट था स्पिरिचुअलिज्म। सेकेंड, स्केप्टिसिज्म। देखिए, ये दिस वॉज द एज ऑफ क्वेश्चन, दिस वॉज द एज ऑफ रीजन, दिस वॉज द एज ऑफ एनलाइटेनमेंट, है ना। द न्यू क्लासिकल पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ एनलाइटेनमेंट। क्यों? क्योंकि इसी काल में सर आइजैक न्यूटन थे, इसी काल में लीबनिट्ज थे, इसी काल में रॉबर्ट हुक थे, इसी काल में जो है आपके रॉबर्ट बॉयल थे, इसी काल में गैलीलियो था, इसी काल में रेने डेकार्टेस थे, इसी काल में ब्लेज पास्कल थे। तमाम लोगों ने जिसने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी, सब इसी काल में थे। तो ये एक प्रकार से एनलाइटेनमेंट पीरियड था, जब आपका प्रदीप्तीकरण हो रहा था मानवता का, वो पीरियड था। अब इस एनलाइटेनमेंट पीरियड में स्केप्टिसिज्म एंड एंग्जाइटी, जबकि बाइबल में लिखा था कि द यूनिवर्स इज जियोसेंट्रिक, हमारा ब्रह्मांड जो है या सौरमंडल, सोलर सिस्टम, ये जियोसेंट्रिक है। पृथ्वी सेंटर में है, सूरज घूमता है, ग्रह घूमते हैं। आप देखते नहीं हो, रोज सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। ये बाइबल में लिखा था। कोपरनिकस ने सबसे पहले कहा कि नो, इट इज हीलियोसेंट्रिक, ये जो है सूरज सेंटर में है, हीलियोस, सूरज सेंटर में है, इट इज हीलियोसेंट्रिक, और ग्रह वगैरह चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस को जिंदा जला दिया गया। भय के मारे गैलीलियो भी जानता था इस चीज को, जिंदगी भर बोला नहीं। मरने से पहले उसने कहा एपुर से मोई, जब मृत्युशैया पे था। एपुर से मोई का मतलब इटालियन में होता है नॉनदलेस इट मूव्स, सब कुछ के अलावा ये घूमती है। फ्रेंड्स, एज इट इज, अब बाइबल को माना जाए और कैथोलिक चर्च ने कोपरनिकस को जिंदा जला दिया, और तब तक प्रोटेस्टेंट रिवोल्ट हुआ नहीं था। ऐसे कई केसेस हैं। एंड्रियस बेसालियस, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी, उसको जिंदा जला दिया गया। विलियम हार्वे वाज टॉर्चर्ड फॉर डिस्कवरिंग ब्लड सर्कुलेशन। तो ये कवि चिंतन करते थे कि भाई हम धर्म भीरू हैं, वी हैव डीप एंड इनेट अबाइडिंग फेथ इन गॉड, लेकिन विज्ञान के समक्ष तो हमारी धार्मिक अवधारणाएं जो हमारी बाइबल की हैं वो तो झूठी प्रतीत होती हैं। तो क्या किया जाए? ये ऐसे दार्शनिक प्रश्न थे जो इस काल के कवियों ने बड़े गहनता से पूछा। विलियम ब्लेक लिखते हैं कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। कि हे बाघ, तुम्हारी आंखें चमक रही हैं अंधेरे में,
क्या वही दयावान ईश्वर है जो तुम्हारे जैसे ये कह लीजिए कि आक्रामक जीव की रचना किया है और उसी ने हिरण की भी रचना की? तुम्हारे उपस्थिति से ही भय व्याप्त हो जाता है, जंगल सिहर जाता है। तो क्या वही ईश्वर है? और क्या अगर ईश्वर ने ही, उसी ईश्वर ने तुम्हारी रचना की है और उसी ने हिरण और खरगोश की भी रचना की है, तो वो कैसा ईश्वर है जो अपने ही बंदों द्वारा मरवाता है, भोजन करवाता है? तो क्या वाकई में ईश्वर दयालु है? तो बाइबल की अवधारणाएं, ईश्वर की अवधारणाएं, थियोडाइसी, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो इस समय के कवियों में बार बार घूम रहे थे। अभी मैंने विलियम ब्लेक को कोट किया आपको, और बड़ा फेमस पोएम है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड्स और आई डेयर फ्रेम दाई fearful symmetry. So it was the age of anxiety and skepticism, जबकि लोग स्थापित मान्यताओं की, मूल्यों की, नैतिकता की और दर्शन की, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। थर्ड थिंग about the poets of this period, the third attribute, important attribute, is symbolism. प्रतीकात्मकता, हर चीज में एक सिंबोलिज्म देखना, एक प्रतीक देखना। पूरा ब्रह्मांड प्रतीकों पर आधारित है। एक बार पॉल सेजा ने कहा था, पॉल सेजा बहुत फेमस इंप्रेशनिस्ट पेंटर थे, उन्होंने कहा था, वी ऑट टू सी द वर्ल्ड इन सिलेंडर, प्रिज्म्स एंड कोन्स। हमको पूरे विश्व को सिलेंडर, प्रिज्म और कोन के रूप में देखना चाहिए, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के रूप में। तो ये सोच होती है। इस काल के कवियों ने एक ये कह लीजिए कि सूचनात्मक और प्रतीकात्मक नजरिया अपनाया। उदाहरणतः जॉन डन देखते हैं सामने की दीवार पे घड़ी है, उसके दोनों मिनट हैंड और आवर हैंड अलग अलग हैं, और इन दोनों हैंड्स का न मिलना, मिनट हैंड और आवर हैंड का न मिलना, जॉन डन तुलना करते हैं इसकी टू द सेपरेशन ऑफ द लवर्स। जैसे दो प्रेमी वियोग में अलग रहते हैं, मिल नहीं पाते हैं, वैसे ही जॉन डन के अनुसार ये मिनट हैंड और आवर हैंड क्लॉक है। तो सिंबोलिज्म वॉज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेटाफिजिकल पॉइंट्स। इसके बाद दे आर विटी एंड सैटारिकल। वो विनोद प्रिय हैं और वाक्पटु हैं और व्यंग्यात्मक है। उनकी भाषा, चाहे वो सामाजिक बुराइयां हों, चाहे वो संस्थापित मान्यताएं हों, चाहे वो दार्शनिक अवधारणाएं हों, चाहे धार्मिक विचार हों, व्यंग्यात्मक भाषा उनकी हुआ करती। इसके बाद एक विरोधाभास, एक विडंबना, एक डिलेमा भी उनके भाषा में थी।
वो पैराडॉक्सिकल भी थे। दे वर पैराडॉक्सिकल। वो समाज की विडंबनाएं, दुनिया की विडंबनाओं पर बड़ा गहराई से वो ध्यान देते थे। देन स्टाइल उनकी बहुत इंपॉर्टेंट। देयर स्टाइल वॉज कॉम्प्लिकेटेड एंड वर्बियस। वो स्टाइल वॉज लिटरेरी स्टाइल complicated and verbiose. इनकी भाषा बहुत पॉम्पस हुआ करती थी, ऑर्नामेंटल हुआ करती थी, खूब अलंकारों से जुड़ी हुई। पॉम्पस एंड सॉरी pompous and ornamental language, जिसको कि लिटरेरी क्रिटिक्स ने कहा है an exuberance of forms coupled with a poverty of content। तो उसमें तत्व बहुत कम रहता था, लेकिन स्वरूप बहुत गजब का होता। और इस लिटरेरी शैली को कॉन्टिनेंटल बैरोक कहा गया। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको आंसर लिखना होगा तो आपको बड़ा व्यापक ये कह लीजिए ज्ञान हर चीज पर होना है, ठीक है। इसको कॉन्टिनेंटल बैरोक कहा गया है। बैरोक स्टाइल, ठीक है, ये कहा गया है। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ द पोएट्स ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोएट्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल, इसमें आपका जॉन डन है, हेनरी वॉगन है, जॉर्ज गिलबर्ट हर्बर्ट हैं, एंड थॉमस ट्रेहान। राइट, तो दीज आर द मेटाफिजिकल पॉइंट। अब इसके बदले
देखिए एक चीज मैं पहले बता दूं, द मेटाफिजिकल पोएट्स वर हाईली स्पिरिचुअल एंड प्रोफाउंड, बड़ी गहनता थी. देयर वॉज अ फिलोसॉफिकल डेप्थ एंड प्रोफंडिटी एसोसिएटेड विद देयर पोइट्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. So there was a philosophical depth and profundity associated with their poetry. Now, अब सेकेंड स्कूल पर हम लोग आते हैं, एंड दैट इज द कैवेलियर पोएट्स. द कैवेलियर पोएट्स, पहली चीज तो यह है कि देवर मोस्ट ऑफ देम कोर्ट पोएट्स, राजकवि हुआ करते थे. वर्चूज ऑफ, तो जब कोर्ट पोएट्स होंगे तो इनमें देखिए लॉयल्टी, एरिस्टोक्रेटिक, पॉम्पस, ये सब गुण उनके अंदर होंगे ही होंगे. ठीक है. नाउ फ्रेंड्स, द इंपॉर्टेंट थिंग इज, लेकिन इनकी भाषा शैली देखिए भी मेटाफिजिकल पोएट्स की तरह थी, कहीं उनसे ज्यादा ये ऑर्नामेंटल थी. लैंग्वेज या स्टाइल ऑर्नामेंटल, पॉम्पस, एलिगेंट, कॉम्प्लेक्स, एंड वर्बियोस. ये भी क्या कॉन्टिनेंटल बैरोक को के प्रवर्तक थे. कॉन्टिनेंटल बैरोक स्टाइल के प्रवर्तक ये भी थे. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट था इन कैवेलियर पोएट्स में, हाईली इंस्पायर्ड बाय क्लासिसिज्म. जो प्राचीन ग्रंथ जैसे ग्रीक और लैटिन, इनसे इन्होंने बहुत ज्यादा अनुप्रेरणा ली और अपने, देखिए जॉन मिल्टन ने ला अलिग्रो लिखा, लाइसिडियस लिखा, तमाम सब प्राचीन स्रोतों पर हैं. ठीक है. तो हाईली इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल सोर्सेस.
ग्रीक, अब ग्रीक में होमर, स्ट्रैबो, ठीक है, होमर वॉज देयर, देन स्ट्रैबो वॉज देयर, लैटिन सोर्सेस highly inspired, Cicero, Virgil, Ovid, Pliny, Horace, इन सब सोर्सेस से दे वर हाईली इंस्पायर्ड, ठीक है, क्लासिकल सोर्सेस से। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल्स ऑफ द कैवेलियर पोएट्स जो थे वो फिर एग्जाम्पल्स ऑफ कैवेलियर पोएट्स, ये कुछ बहुत बड़े बड़े नाम हैं। फर्स्ट इज बेन जॉनसन, then we have Thomas Carreau, Richard Lovelace, people who have shaped the life and society of the 17th century England. तो फ्रेंड्स, अब दोनों ही स्कूल में एक चीज कॉमन थी। देयर वॉज वन थिंग वेरी कॉमन इन बोथ, एंड दैट वॉज अ हाई डिग्री ऑफ moralism, social ethics, and conformation to social mode and behavior, जिसको कन्फर्मिज्म कहा जाता है। तो इन बोथ द स्कूल्स, among both the schools, both schools moralism, social ethics, and conformism. सोशल कन्फर्मिज्म, ठीक है, दोनों में क्लियर, ये नैतिकता के दोनों ही बहुत बड़े पुजारी थे। थॉमस कैरियो इन हिज पोएम ट्रू ब्यूटी कहता है कि वास्तविक सुंदरता क्या है। तो वास्तविक सुंदरता किसी के भव्यता में, किसी के उम्र में बहुत दिन तक जिंदा रहने में नहीं है। वास्तविक सुंदरता छोटे समय में ही आंकी जाती है। लाइफ इज मेजर्ड इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। कहता है कि अ लिली ऑफ अ डे इज फेयरर फार इन मे although it fall and die that night,
It was a plant and flower of light. In small proportions we just beauty see, and in short measures life may perfect be. एक दिन का लिली का फूल, a lily of a day is fairer far in May. वो जब पुष्पित होती है, पल्लवित होती है, तो बहुत सुंदर होती है। ठीक है, एक ही दिन वो जिंदा रहती है और सैकड़ों साल तक जिंदा रहता हुआ एक वृक्ष, ओक, वो प्रकाश नहीं देता है। कहता है कि ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, इट वॉज अ प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। वो प्रकाश का सूचक थी, सुंदरता का सूचक थी, लिली का एक फूल और ओक का एक विशाल काय वटवृक्ष नहीं। तो इन शॉर्ट प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट। सुंदरता छोटे आकार में ही दिख सकती है और जीवन का की प्रासंगिकता अल्प समय में ही हो जाती है ना। ऐसे ही सर हेनरी वोटन कहते हैं, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ में कि आनंदित जीवन क्या है। तो आनंदित जीवन धनी होना, बलवान होना, ये सब नहीं है। आनंदित जीवन क्या है, सुनिए। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स of hopes to rise and fears to fall, Lord of himself, though not of lands, and having nothing, he hath all. ऐसा आदमी उन पिशाची बंधनों से दूर रहता है। होप्स टू राइज, कि ये तरक्की करना है, वो प्रमोशन करना है, उतना धन दौलत कमाना है, वो ठेका ले लेना है, माफिया हो जाना है, नहीं। और नहीं उसको गिरने का डर है, कह रहे बाप रे दरिद्र हो जाएंगे, गाड़ी बिक जाएगी, बंगला बिक जाएगा, नहीं। वो अपना मास्टर है, जगह जमीन जायदाद का मास्टर भले ही ना हो और कुछ भी ना होते हुए उसके पास बहुत, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। कबीर दास ने भी तो कहा था ना कि गोधन गजधन बाजीधन, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन घूरी समान। जब संतोष धन आता है तो उसके तुलना में और सब धन पूरा लगते हैं, घूर लगते हैं, सब धन घूरी समान। तो दोस्तों ये समेशन हो गया आपके मेटाफिजिकल और कैवेलियर पॉइंट्स का। अब इन दोनों स्कूल ऑफ पोएट्री से मैंने बोला ही आपको कि एक ऐसा पोएट है जिसकी छाप इन दोनों स्कूल ऑफ पोएट्री पे पड़ी, और वो व्यक्ति है जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन एक प्रकाश पुंज की तरह 17वीं शताब्दी के काव्य में चमकता है। He had very strong political and ideological leaning. कहा जाता है कि he was a firm supporter of the Puritan revolution and he was a sort of a arch follower of Oliver Cromwell. धार्मिकता, और वो भी प्यूरिटन कट्टर धार्मिकता, उनके अंदर कूट कूट के भरी थी।
He had that unabiding faith in God. लगभग 74 साल तक जॉन मिल्टन जिए, या 66 साल तक, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, और लगभग 40 साल पार करते करते वो अंधे हो गए। तो दोस्तों, लेकिन उन्होंने जीवन शिद्दत से जिया। ये जिगर है कि उनके जीवन के अंतिम दिनों में रेस्टोरेशन इंग्लैंड में हो चुका था और थोड़ा सा उनको उलाहना सहना पड़ा प्यूरिटन रेवोल्यूशन को हेल्प करने के लिए या उसके हिमायती होने के लिए। लेकिन एक इतने प्रतिभावान कवि की काव्यात्मकता पर इसका कोई असर नहीं आया। मिल्टन फॉलोड 2 बेसिक फिलॉसफीज। First, the doctrine of faith. And second, the Calvinistic doctrine of predetermination. Right? So he followed the Calvinistic doctrine of predetermination. Friends, डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ कहता है कि आस्था ही तो सब कुछ है। बेस्ड ऑन सेंट ल्यूक चैप्टर ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, ये कहता है, साफ कहता है बाइबल में कि फॉर देयरिन इज द राइचसनेस ऑफ गॉड रिवील्ड फ्रॉम फेथ टू फेथ, फॉर इट इज रिटन द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडिटर्मिनेशन कहता है कि द मूविंग फिंगर राइट्स एंड हैविंग ग्रेट मूव्स ऑन, नॉट ऑल योर एफर्ट्स कैन एरेज अ सिंगल डॉट ऑफ इट। जो कुछ है वो पहले से ही पूर्व निर्धारित है। अगर ईश्वर आपको सुख देना चाहता है तो आपके लिए वही जीवन निर्धारित पहले से ही कर देता है। आपके तौर तरीके, आपकी मानसिकता, आपका सोच और चिंतन उसी तरह का हो जाए। और ईश्वर अगर आपको अभिशप्त करना चाहता है तो पहले से ही आपका मानसिकता वही बना देगा। तुलसीदास ने कहा है ना कि जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हरि लीना। तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। जैसा कि शेक्सपियर कहता है, as flies are to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sports। जैसे दुष्ट लड़कों के लिए मक्खियां होती हैं, वैसे ही हम लोग भगवान के लिए हैं, हम ईश्वर देवताओं के लिए हैं, वो हमको अपने मनोरंजन के लिए मारते और जिंदा करते हैं। तो these 2 बेसिक फिलॉसफीज ये दर्शाते हैं कि he had an innate faith in God। मिल्टन ने कुछ अनमोल और अमर ग्रंथ, साहित्यिक काव्यात्मक ग्रंथ लिखे। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एग्नोस्टिक्स, एरोपैगिटिका, कैमस, लाइसिडियस, ला अलिग्रो, इस गैमट ऑफ पोएटिक एक्टिविटीज is panoramic and encyclopedic। अब अगले क्लास में हम लोग डिटेल में, चूंकि इट्स ऑलमोस्ट टाइम अप नाउ, और मिल्टन पर कम से कम हम लोग को 15 मिनट से 20 मिनट देना है मिनिमम, तभी जाके उनके साथ न्याय हो पाए। तो विद दिस आई एंड अप फॉर द डे। आई थैंक यू फॉर द क्लास। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे एंड गुड बाय। थैंक यू।